नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और सीधे आपको पाकिस्तान की बात बताएंगे, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस वक्त तो हैं और वो देश के नाम यानी पाकिस्तान के नाम संबोधन दे रहे हैं। सीधे आपको वो सुनवाते हैं। ये मैं आपको ये बता दूं कि ये नहीं कि ये मैं देख रहा हूं कई मीडिया के लोग इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी नहीं वो ऐसा नहीं तो फलाना नहीं तो वो पता नहीं, ये नहीं। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारे रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर को नोट्स ले रहे थे लोग, जिसमें ये कहा गया और ये कहा बेसिकली ये कहा गया कि अगर इमरान खान रहता है वजीर आज़म तो हम आपके साथ हमारे आप ताल्लुकात भी ख़राब हो जाएंगे और आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा सबसे अपनी कौम से आज ये सवाल है कि क्या ये हमारी हैसियत है? 22 करोड़ के हम कौम हैं कि हमें एक कोई बाहर का मुल्क और कोई वजह भी नहीं बता रहा, कोई इसमें कोई वजह नहीं, बस ये कोई एक चीज़ बता दी कि जी वो इमरान खान ने अकेला को फ़ैसला किया है रूस जाने का। हालांकि जब रशिया जाने का फ़ैसला था इसके अंदर हमारी सारी फ़ॉरेन ऑफिस की पूरी मुशावरत थी, हमारी सारी अस्करी क़यादत की मुशावरत पूरी थी। मैंने बल्कि फ़ॉरेन सेक्रेटरीज़ को इसी कमरे में बुलाया जो पुराने रिटायर्ड थे, उनसे हम मुशावरत करके गए। लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ है कि नहीं, सिर्फ वो हमारा एम्बेसडर उनको बता रहा है कि नहीं ये मुशावरत से, उसने कहा नहीं ये सिर्फ इमरान खान की वजह से गया। और फिर उन्होंने ये जो बाकी लिखा कि अगर जब तक वो है तो हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। अब मेरा सवाल ये है कि वो असल में ये कह रहे हैं कि ये जब जाएगा तो जो बाकी जो आएंगे वापस, जो दूसरे इमरान खान की जगह आएंगे, उनसे हमें कोई मसला नहीं है। तो मैं असल अपनी कौम के सामने ये चीज़ रखना चाहता हूँ। मेरा ये जो आज आपसे बातचीत करने का है, ये तो नहीं है कि कोई बाहर से एक मुल्क चले ये कह दे कि हाँ जी हमें नहीं पसंद आपकी फॉरेन पॉलिसी, पता नहीं कोई वजह क्या बता रहा है कि जी आप रूस चले गए। वो तो और यूरोपियन लीडर्स भी रूस चले गए थे, लेकिन ख़ास पाकिस्तान को कि आप क्यों चले गए हैं, जिस तरह कि हम कोई उनके नौकर हैं। लेकिन जो इसमें सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ क्या है कि उनके राब्ते उन लोगों से हैं जिनके ज़रिए ये सारी साजिश हुई है, जो यहाँ बैठे हुए हैं। और यहाँ कौन बैठे हुए हैं? 3 स्टूजेस। स्टूजेस का मतलब होता है जो कि बड़े वफादार गुलाम होते हैं। ये वो लोग हैं। अब ये ज़रा सुन लें कि ये चाह क्या रहे हैं। ये चाह ये रहे हैं कि इमरान खान जाए, लेकिन अगर ये आ जाए वापस, ये जो अभी जिन्होंने अदम एतमाद किया हुआ है, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि क्या ये अपने मुल्क के अंदर इजाज़त देंगे किसी को क़यादत में आने के लिए जिनके ऊपर नैब के केसेस हों, जिनके ऊपर अरबों रुपए के केसेस इनकी अदालतों में हों, वो जो कि एक मुजरिम डिक्लेयर कर दिया गया पाकिस्तान की अदालत ने, जो कि झूठ बोल के भागा हुआ है। क्या वो उन लोगों को जिनके ऊपर बाहर इनके मुल्कों में, बाहर के मुल्क मजमून लिखे हुए उनकी चोरी के ऊपर, करप्शन पे, बीबीसी की 2 डॉक्यूमेंट्रीज आई हुई हैं इनकी चोरी के ऊपर, क्या अपने मुल्क में इस तरह के लोगों को एक क़यादत पे आने देंगे? और अगर अपने मुल्क में इतनी सी झूठ बोलने पे ये निकाल देते हैं एक प्राइम मिनिस्टर को, हैरल्ड मैकमिलन था, झूठ बोलने में उसको निकाल दिया। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर वो इतना अपने लोगों का, उनका जो इखलाकी म्यार है वो इस सतह पे है, छोटी सी चीज़ पे वो निकाल देते हैं। चलिए, ये पूरी पीसी आकर कैसे चलती है और वो देश के नाम क्या संबोधन कर रहे हैं वो भी लगातार आपको बताएंगे। भोपाल लिए चलते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निवास पर बैठक चल रही है। बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ यह अहम बैठक है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव मौजूद है। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल है। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद हैं। बैठक में सरकार और संगठन के कामकाज को लेकर चर्चा हो रही है। तो लगातार दिन भर से बैठकों का दौर जारी है और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद हैं।
और ज्यादा बातचीत के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, प्रदेश संगठन महामंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। अब इस बैठक में और क्या क्या बिंदु हैं जिन पर चर्चा होनी है, क्योंकि दिन भर से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है? देखिए, ये अलग कहा जाएगा, एक कोर कमेटी की बैठक इसको कहा जाएगा, लेकिन सत्ता और संगठन दोनों का समन्वय इस बैठक में दिखाई दे रहा है। मैं नज़ारा आपको दिखाता हूँ। इस समय बीडी शर्मा जी के निवास पर आप देखिएगा, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। अंदर प्रवेश आज वर्जित है, पुलिस लगी हुई, चूँकि मुख्यमंत्री यहीं है, कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री यहाँ है, तमाम जो लीडर हैं, मुरलीधर राव जो प्रदेश प्रभारी है वो यहाँ मौजूद है। बीडी शर्मा जी के निवास पर यह बैठक चल रही, लंबे समय से बैठक चल रही। उम्मीद है कि अभी और भी चलेगी, लेकिन जहाँ तक हम बैठक की बात करें तो आप देखिएगा कि डिनर की व्यवस्था भी की गई है और यहाँ अभी डिनर होगा, उसके बाद, यानी एक तरह से कहा जाए तो डिनर पार्टी भी इसको कहा जा सकता। लेकिन जब दिन भर सत्ता संगठन के साथ बैठक चले भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, उसके बाद फिर बीडी शर्मा जी के निवास पर तमाम वरिष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, लीडर, वो पहुंचे, जिसमें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी है, जिनकी हम बात कर रहे थे। तो ये बैठक एक अलग तरह की बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती। दरअसल जो कार्यक्रम तय किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 6 तारीख से लेकर और 14 तारीख तक, बल्कि जुलाई तक कई तरह के कार्यक्रम होना है। लेकिन इसमें संगठन और सत्ता का समन्वय कैसे हो, कैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाए, और जाहिर सी बात है जब ऐसी बैठक होती है तो राजनीतिक कई परिदृश्य में भी इसको देखी जाती है, कई तरह की चर्चाएं भी होती है। लेकिन बीजेपी एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरह 2023 के मोड पर नजर आ रही है। दिन भर बैठक बीजेपी दफ्तर में चली और अब बीडी शर्मा जी के निवास पर बैठक चल रही है। इसके बाद डिनर होगा और उसके बाद फिर आगे की बातें सामने आएगी कि आखिर इस बैठक में क्या होना। जहां तक जो बात कही जा रही विजय, वो यही है कि सत्ता और संगठन मिलकर आगे कैसे बढ़े और जो कार्यक्रम है मोदी के, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बात 23 और 24 दोनों की चल रही है। जी, एक महत्वपूर्ण बात आपसे यह जानना चाहेंगे। मीटिंग का मजमून भी आपने बताया कि संगठन और सत्ता को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे उसके बीच समन्वय रखना है, कैसे गुड गवर्नेंस का काम करना है, आगे आने वाले चुनाव में किन किन योजनाओं को लेकर आगे बढ़ना है, विपक्ष किन मुद्दों को लेकर चलेगा तो उसका जवाब किस तरह से देकर आगे चलना है। ये कोर कमेटी की बैठक है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, शिवराज सिंह चौहान वहाँ मौजूद हैं, सिंधिया खेमे का कोई मंत्री या फिर जो कोर ग्रुप है वही फिर फिलहाल यहाँ है, बाकी से अलग अलग स्तर पर अलग अलग जगह बैठकर बात होगी? देखिए, कुल मिलाकर 7 से 8 लोग इस बैठक में हैं, जिन नामों का आप जिक्र कर रहे हैं, जो नाम हमने दिए हैं। लेकिन यहाँ कोई सिंधिया खेमा या इस तरह की बातें करें तो वो ज़रूर दिखाई नहीं देता, क्योंकि अब कोई खेमा है नहीं। जो भी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बहुत ही सीनियर है, लगातार मंत्री रहे हैं, सरकार में बड़ी भूमिका गृह मंत्री की, और इस समय तो सरकार ने एक नई भूमिका में भी नजर आ रही, जब हर जगह से अपराध को कम करने के लिए, एक तरह से गुड गवर्नेंस का मैसेज देने के लिए लगातार अपराधियों के घर तोड़े जा रहे हैं, तो गृह मंत्री का होना यहाँ जरूरी भी है। और कई ऐसी खबरें भी इस बीच में आई है जिनको लेकर भी चर्चा होना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, अलग तरह की बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है, कैलाश विजयवर्गीय है, और साथ ही मुरलीधर राव है, बीडी शर्मा जी है। शिव प्रकाश जी जरूर दिल्ली के लिए यहाँ से रवाना हो गए। लेकिन इस बैठक के यदि हम देखें अलग तरह से राजनीतिक, एक और महत्वपूर्ण बात आपसे मनोज जानना चाहूंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस का इंटेलिजेंस भी लगातार काम कर रहा है, चाहे भोपाल की बात हो या फिर रतलाम में जिस तरह से राजस्थान से जो लोग जो आतंकी पकड़े गए थे, वो सुरक्षा को लेकर भी ज़रूर बात होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ दिनों के अंदर अलग अलग संगठन के आतंकी जो है वो मध्य प्रदेश की शांति के इस टापू से धराए गए हैं। यहाँ पुलिस की सतर्कता और इंटेलिजेंस की तारीफ ज़रूर करनी होगी, कम से कम इस मुद्दे पर भी, क्योंकि सरकार को अगर आगे बढ़ना है और काम करना है तो कहीं ना कहीं ये एक समस्या भी है, इससे भी निपटना है। देखिए विजय, चुनौती तमाम तरह की है, क्योंकि बात 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने देखा है, सत्ता में नहीं लौट पाई थी। बाद में फिर जो भी स्थितियां बदली, उसके बाद सत्ता में वापसी हुई है। अब बात यदि आप राजस्थान से एटीएस आकर यहाँ से कुछ आतंकी या जो भी जिनकी गतिविधियां ठीक नहीं थी उनको लेकर जाती है, तो फिर उस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन इस बीच में मध्य प्रदेश के ऐशबाग पुलिस से काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो अब जेल में जा चुके हैं। उन्हीं के आधार पर और पूछताछ जारी है। तो जाहिर सी बात है, जब गृह मंत्री यहाँ मौजूद है, शिवराज जी, और संगठन के लोग हैं, तो इन तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा चल रही होगी कि हमें कैसे लाइन ऑर्डर ठीक करना है, कैसे बाकी के कामों को ठीक करना है, और संगठन के साथ मिलकर सरकार की जो योजना है, चाहे वो शिवराज सरकार की हो या मोदी सरकार की, उन पर आगे बढ़ना है। लेकिन जब ऐसे लोग बैठते हैं सत्ता और संगठन के, तो बहुत सारी अलग तरह की बातें भी होती है, कुछ बातें बाहर आती, कुछ वही समझ पाते हैं। जी, नजर बनाए रखिएगा मनोज, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव,
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वहां मौजूद हैं, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हैं। और बात भोपाल की, जहां मध्य प्रदेश में एक बार फिर महंगी हुई है बिजली। 2.64% बढ़े हैं बिजली के दाम, यानी कि 8 अप्रैल से ये बढ़ी हुई दरें लागू हो जाएंगी। इसे ऐसे समझिए 12 पैसे प्रति यूनिट महंगी होगी बिजली। कमर्शियल है या फिर घरेलू उपयोग में भी है, ये जरा थोड़ा समझना होगा। बात रायपुर की, जहां नीति आयोग को पसंद आया है राज्य सरकार का काम। छत्तीसगढ़ में जो काम हो रहे हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, वो कार्यों को नीति आयोग की टीम ने सराहा है। सबसे पहले गोधन न्याय योजना, जिसने कई जगह सुर्खियां बटोरी है, गोधन न्याय योजना के लिए राज्य सरकार को बधाई दी गई है। योजना शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है, नीति आयोग ने ये कहा है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ में हो रहे काम का अनुकरणीय काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ देश में सबसे अच्छे शिक्षक और छात्र का जो अनुपात होता है उनमें उन राज्यों में आता है। साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश में 6वें स्थान पर है छत्तीसगढ़। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में 4थे स्थान पर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नीति आयोग की टीम से आग्रह किया है कि एथेनॉल उत्पादन की अनुमति दी जाए। जीएसटी क्षतिपूर्ति 10 साल तक जारी रखने की मांग की है। रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवा शुरू करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की टीम के साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े विषयों पर चर्चा की है। और ब्रेक के बाद अब बारी है हमारे खास सेगमेंट न्यूज एंगल की, और आज बात करेंगे हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की। ये सारी कौम के सामने हो रहा है, ये कुछ छुपी बात नहीं है। आप उल्टा भी लटक जाएं, कोई ये नहीं मानेगा कि इन 3 लोगों के पास कोई इसलिए जा रहा है कि ये तो बड़े कोई नजरियाती लोग हैं। तो कोई नहीं मानने लगा कि या आसिफ जरदारी या शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या फजल रहमानी कोई नजरियाती लोग हैं। सब इनको जानते हैं। सिर्फ इन्होंने जो अपने खिलाफ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं वो 20 साल ज़रा देख लें तो आप समझ जाएंगे कि ये कोई नजरियाती नहीं हो रहा। ये सिर्फ और सिर्फ ज़मीरों का सौदा हो रहा है, ये अपने मुल्क का सौदा हो रहा है, ये अपने मुल्क की सॉवरेंटी का सौदा हो रहा है। और ये जो होगा, मैं अभी भी लोगों को ये, क्योंकि मुझे अभी भी उम्मीद है कि जो हमारे लोग अपना सौदा करके वहाँ बैठे हुए हैं, मैं अभी भी आपसे ये कहता हूँ कि हमेशा के लिए ये आपके ऊपर एक मोहर लगने लगी है। ये ना लोगों ने आपको माफ़ करना है, ना लोगों ने आपको भूलना है, ना आपकी इस बात को माफ़ करना है, भूलना है, ना जो लोग आपको हैंडल कर रहे हैं ना उनको माफ़ करना है और भूलना है लोगों ने। ये हमेशा के लिए लोग याद रखेंगे कि आपने अपने मुल्क का सौदा किया, एक बैरून मुल्क साजिश जो यहाँ लोगों के साथ मिल के एक वो गवर्नमेंट जिसकी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी थी उसको गिराने की कोशिश की गई। ये कोई आपको माफ़ नहीं करेगा। हमारे बड़े सगीर की तारीख क्या है? मीर जाफ़र और मीर सादिक कौन थे? ये वो लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलके। चलिए, तो एक बहुत ही इमोशनल स्टेटमेंट वो दे रहे हैं। उन्होंने कहा संडे को फैसला हो जाएगा, फैसला होना है। कुछ लोग उनके साथ नहीं है, कह रहे हैं भारी मुल्क की ये कोशिश है कि हमारी जो स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, उसको तोड़ने के लिए पाकिस्तान के लिए आज इमरान खान का एक बहुत ही भावुक संबोधन है और जनता को समझाने की कोशिश भी उन्होंने की। मेरे साथ मेरे सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत हैं, सीधा उन्हीं के पास चलता हूँ। शैलेंद्र जी, बिना किसी भी बात को कूट करते हुए, क्योंकि अभी भी वो बोल ही रहे, आपने बहुत कुछ सुना होगा उनको। देखिए, इमरान खान का जो संबोधन है, आप उसमें अगर ध्यान दें तो वो अपने आप को इस अविश्वास प्रस्ताव से बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनका नज़र अब अगले चुनाव पे है जो 2023 में होना है, क्योंकि उनका जाना तय है। अब वो भूमिका बना रहे हैं कि 2023 में वो आवाम के बीच कैसे जाएंगे। तो वो अपने आप को बेचारा साबित कर रहे हैं, विक्टिम साबित कर रहे हैं कि मुझे फंसाया गया, और सीधा नाम लिया है उन्होंने अमेरिका का। और उसमें बहुत भूमिका बांधी है उन्होंने कि क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए अमेरिका अब दुखती रह गए। कभी पाकिस्तान के रिश्ते अमेरिका से हमेशा रहे, कहा जाता था कि पाकिस्तान को 3 ए चलाते हैं, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी।
तो अब अमेरिका उसके साथ नहीं है। तो इमरान खान ने एक इमोशनल कार्ड खेला है कि सारा दोष उन्होंने अमेरिका को दिया है और उसका आधार बनाया है एक सीक्रेट लेटर को, जो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान एम्बेसी को लिखा गया, जिसका जिक्र इमरान खान कर रहे थे कि उसमें ये जिक्र है कि इमरान खान रसिया गए और ये जब तक पीएम ये रहेंगे हम आपके साथ ताल्लुकात नहीं रखेंगे। अमेरिका की तरफ से ये सीक्रेट लेटर एम्बेसी को लिखा गया और इस लेटर को आधार बनाकर उन्होंने पूरा दोष अमेरिका को दिया है और अमेरिका का कनेक्शन यहाँ के विपक्ष के नेताओं के साथ बताया है। कुल मिलाकर वो ये बता रहे हैं कि एक बड़ी साजिश रची गई है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, जिसका अगुवाई अमेरिका कर रहा है। तो वो आवाम के बीच अपने आप को विक्टिम साबित करना चाहते हैं और एक भावना बनाना चाहते हैं कि इमरान खान अपने आप को मतलब जो पद है उनका उसको शहीद बताना चाहते हैं कि वो शहीद होने जा रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री के पद की अगर बात करें तो ये उनका 2023 के लिए एक कैंपेन जैसा भाषण है ये, कि वो आवाम के बीच ये और उस लगे हाथ उन्होंने जो विपक्ष के नेता है, चाहे पीपीपी के नेता हो, चाहे मुस्लिम लीग नवाज के नेता हो, उनको उनके भ्रष्टाचार की कलई भी वो खोलते नजर आ रहे हैं कि दो डॉक्यूमेंट्री बनी है उनके भ्रष्टाचार पर। तो पूरा भाषण अगर आप देखें, पूरा संबोधन एक चुनावी भाषण जैसा लगता है और जो 2023 पर उनकी नज़र है, क्योंकि उनका जाना तय है। अगर आज उन्होंने जो प्रस्ताव भी रखा था कि हम नेशनल असेंबली को भंग करते हैं और चुनाव में जाते हैं, जिसका विपक्ष ने विरोध किया और इमरान खान प्रधानमंत्री के पद से नीचे उतरेंगे और 1 साल 1.5 साल ये विपक्ष की सरकार चलेगी और जब वो चुनाव में जाएंगे तो ये जो पूरी स्थिति है उसको आधार बनाकर वो चुनाव मैदान में जाएंगे। तो ये इमरान खान की पूरी स्ट्रेटेजी मुझे लगती है। और वाकई ये खिलाड़ी की तरह है, जिस तरह से वो पूरी ज़िंदगी क्रिकेट खेलते रहे और लगभग 20-25 सालों से वो राजनीति कर रहे हैं। और जो बात भारत में भी सुनाई देती है, कम से कम एक बात वहाँ भी सुनाई दी, मैं कोई इमरान का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन हमेशा यहाँ कहते हैं 50 साल का हिसाब दीजिए, 70 सालों तक आपने राज किया। उन्होंने ये कहा मुझे आए तो 3 साल हुए, किन हुक्मरानों ने पाकिस्तान को बर्बाद किया है। जी, वही मैं कह रहा हूँ कि पूरा पॉलिटिकल उनका एक एजेंडे का ये भाषण है। और देखिए उन्होंने भारत का नाम लिया, 2 तरीके से भारत का नाम लिया, उसकी तारीफ भी की भारत की कि मेरा कोई विरोध नहीं है भारत के साथ। फिर नवाज शरीफ से मोदी के संबंधों को लेकर उन्होंने जिक्र किया। तो वो बहुत कैलकुलेटेड तरीके से जो भी पाकिस्तान की आवाम को प्रभावित करते हैं चीज़ें, एक अमेरिका और दूसरा भारत, तो दोनों का उन्होंने अलग अलग संदर्भ में नाम लिया। बहुत ही चतुराई से उन्होंने भाषण दिया है और उनका टारगेट या उनका निशाना बिल्कुल अगला चुनाव है, ये आप मान सकते हैं। और उन्होंने वो जिस तरह की रैलियां वो आयोजित कर रहे थे वो उसमें भी वो लगभग इसी तरह की भाषण दे रहे हैं। और रविवार को पाकिस्तान का फैसला हो जाएगा शैलेंद्र जी, और आखिर क्या होगा उस दिन? क्या वाकई ये इमोशनल कार्ड चलेगा या इमरान के दिमाग में कुछ और चल रहा है? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग विपक्ष के साथ खड़े हैं और विपक्ष पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहा है, वो पाकिस्तान की कौम के साथ गद्दारी कर रहा है। देखते हैं कि आगे इस मसले पर और क्या कुछ नए पेज निकल कर आते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि उनका जाना यहाँ से 99.9% तो तय दिख रहा है, लेकिन क्या और संभावनाएं बाकी रही है? क्या उनके पास और कोई यॉर्कट है क्या विपक्ष के लिए? कैसे होगा आगे का खेल? क्या रहेंगे या जाएंगे? कैसे अपनी नीति को आगे ले जाएंगे? लगातार हमारी नज़र बनाई रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी इस तमाम बातचीत के लिए, और साथ ही साथ इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।